अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोटेशनल डायनामिक्स गर्दिशी हरकियात लेक्चर नंबर 2 है आज। और रोटेशनल डायनामिक्स के इस लेक्चर नंबर 2 में आज हम जो सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे कहा जाता है मरकज़ जो कुव्वत। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मरकज़ जो कुव्वत और मरकज़ गुरेज़ कुव्वत के दरमियान में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए तमाम बच्चे इसको अच्छे से समझिए। देखिए हमारा सबसे पहला जो आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जिसे कहा जाता है मरकज़ जो कुव्वत। सेंट्रीपिटल फोर्स मरकज़ जो कुव्वत, ठीक है। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग इसके डेफिनेशन सबसे पहले समझेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहा जाता है ना। तो इसके नाम से ही पता चलता है हमको। देखिए यहाँ पर आपको सेंट्री दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस सेंट्री का जो मीनिंग होता है वो होता है सेंटर, यानी कि मरकज़, ठीक है। और जो पिटल इस्तेमाल हुआ है, इस पिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स, के जानिब। तो ऐसी कुव्वत जो दायरे के मरकज़ के जानिब अमल करे, उस कुव्वत को मरकज़ जो कुव्वत सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को ज़ाहिर किया जाता है एफ ऑफ सी पी से। किससे ज़ाहिर किया जाता है? एफ ऑफ सी पी। सी पी स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इज इट? इसके सेकंड वाला पॉइंट क्या है? पहले तो हमने डेफिनेशन देख लिए कि डेफिनेशन भी हमने क्या देखे डेफिनेशन में, ऐसी कुव्वत जो दायरे के मरकज़ के जानिब अमल करे उसे मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि मरकज़ जो कुव्वत जो होती है वो एक रियल फोर्स यानी हकीकी कुव्वत मानी जाती होती है। क्या होती है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एक रियल फोर्स, हकीकी फोर्स होता है। रियल फोर्स क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, ऐसी कुव्वत जिसका हमको एक फिजिकल ओरिजिन पता हो, या ऐसी कुव्वत जिसका हमको एग्जिस्टेंस पता हो, उसे रियल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट ये होता है कि ये नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन होता है। नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स मरकज़ जो कुव्वत दायरवी हरकत के लिए ज़रूरी कुव्वत होती है। इस कुव्वत के बिना हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो दिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। दायरवी हरकत के लिए मरकज़ जो कुव्वत ज़रूरी कुव्वत होती है, ठीक है। चौथा वाला पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में माना होता है। किसमें होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये कुव्वत इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है तो स्पीड क्या होनी चाहिए? तो आंसर है स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। इसे कहा जाता है, ये होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन, जहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है। डेफिनेटली अगर एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इज इट क्लियर? तो ये 4 पॉइंट है। सबसे पहला इसकी डेफिनेशन, द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज रियल फोर्स विच इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। और ये जो फोर्स होता है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका फार्मूला। 5th नंबर का जो पॉइंट है वो है इसका फार्मूला। तो देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा एफ ऑफ सी पी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर एम इज़ अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, वी इज़ अ वेलोसिटी, आर इज़ अ रेडियस, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है। एक फार्मूला हम इसका और डेरिवेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं हमारा फार्मूला एफ ऑफ सी पी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर हमारे को एक रिलेशन पता है जो कल के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस करके दिया था। वो था द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वो क्या थी? v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर एफ ऑफ सी पी इक्वल टू एम एज इट इज रहेगा, v की जगह पर हम रखेंगे आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। एफ ऑफ सी पी इक्वल टू एम, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर। एक आर कैंसल, क्या बचा यहाँ पर? एफ ऑफ सी पी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेकंड फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? और फर्स्ट वाला क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हम इस फार्मूले की मदद से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें
तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को रखिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको वो भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ओमेगा देखिए हम जानते हैं V इक्वल टू आर ओमेगा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू V नीचे चल जाएगा V अपॉन आर। इसका मतलब एफ ऑफ सी पी इक्वल टू एम आर, ओमेगा की जगह हमको क्या रखना है V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, एक आर कैंसल, तो क्या बच गया हमारे पास में एफ ऑफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए ये फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। सबसे पहला डेफिनेशन, नेक्स्ट है ये रियल फोर्स है, नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। नेक्स्ट है इसका फार्मूला। अभी बेटा ये जो फार्मूला है, ठीक है, अभी ये जो फार्मूला है ये एफ ऑफ सी पी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इसका स्केलर फॉर्म है। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ, है ना, तो 6 वाला पॉइंट देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पॉइंट नंबर 6 स्केलर फॉर्म पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर। स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म क्या है हमारे पास में, एफ ऑफ सी पी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये तो स्केलर फॉर्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म कैसा है। देखिए वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए लिखते। वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ सी पी फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखिए एफ ऑफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, सिम्थ किधर होती है, तो टुवर्ड्स द सेंटर, मरकज के जानिब होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रेडियस आया है आर, रेडियस जो होता है आर, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा याद रखिए। अगर आप एक सर्कल बनाओगे, इस तरह से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करोगे, तो जो इसका रेडियस जो होता है, जिसे आप रेडियस वेक्टर कहते हो, निफ्कुत्री सिमती मिकदार, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो मरकज़ के मुखालिफ होती है, ठीक है, मरकज़ के मुखालिफ होती है, सेंटर से अवे होती है। तो यहाँ पर रेडियस की डायरेक्शन सेंटर से अवे है और एफ ऑफ सी पी की डायरेक्शन सेंटर के जानिब है। इसका मतलब ये है कि फोर्स और रेडियस की डायरेक्शन अलग अलग है, रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर है और एफ ऑफ सी पी टुवर्ड्स द सेंटर है ना। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा, यहाँ पर सिंबल लगेगा माइनस का। ये माइनस का सिंबल क्या जाहिर करता है, माइनस का सिंबल ये जाहिर करता है कि एफ ऑफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस की डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ है। अभी देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ और डिस्कस करना है, वो क्या है, एफ ऑफ सी पी किन किन चीज़ों पर मुनहसिर है। सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे पहले तो मास पर मुनहसिर है, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर मौजूद होगा। ये रेडियस पर भी मुनहसिर है और उसी के साथ साथ में एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर पर भी मुनहसिर है। तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, विच फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। दायरवी हरकत के लिए ये कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको 3 मिसालें यहाँ पर बताता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपने कहाँ कहाँ देखा है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगी। तो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ के अतराफ में चांद गर्दिश करता है, ठीक है, ज़मीन के अतराफ में चांद की गर्दिश। तो जब ज़मीन के अतराफ में चांद दायरवी मदार में गर्दिश करता है तो वहाँ पर कौन सी कुव्वत उसे मरकज़ी कुव्वत फराहम करती है, तो आंसर है वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स, जिसे शकली कुव्वत कहते हैं, वो वहाँ पर उसे मरकज़ी कुव्वत प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, उस कंडीशन में देखिए मैं 3 कंडीशंस यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ कि ज़मीन और चांद के दरमियान जब दायरवी हरकत अंजाम देता है, जब चांद ज़मीन के अतराफ में, तो वहाँ पर कौन सी कुव्वत उसे मरकज़ी कुव्वत फराहम करती है, तो आंसर है देखिए वहाँ पर उस कंडीशन में होगा एफ ऑफ सी पी इक्वल टू एफ ऑफ जी, ग्रेविटेशन फोर्स। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर ऐसी इस तरह से एक रिलेशन आई थी, तो ये बहुत काम की रिलेशन है, इसको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसी के साथ साथ आपने देखा है कि न्यूक्लियस के अतराफ, ठीक है, मरकज़े के अतराफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रिवॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर मोशन अंजाम देते हैं, दायरवी हरकत। तो वहाँ पर कौन सी कुव्वत उसे मरकज़ी को, कौन सी कुव्वत उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, कौन सी कुव्वत उसे मरकज़ी कुव्वत फराहम करती है, तो उसका आंसर है वहाँ पर एक फोर्स होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो उस कंडीशन में एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू एफ ऑफ सी पी, ठीक है, ये वाला फार्मूला आएगा। इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक क्वेश्चन आएगा, जब कोई गाड़ी किसी दायवी रास्ते से गुजरती है तो वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, वहाँ पर कौन सी कुव्वत उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, तो आंसर है वहाँ पर एक फोर्स होता है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो उस कंडीशन में एफ ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू होगा एफ ऑफ सी पी। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप 11th स्टैंडर्ड में यूज़ कर चुके हो, 12th में ये आपको काम में आने वाला है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी आपको काम आने वाला है। तो ये था बेटा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज़ी कुव्वत, विच फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखना है, ऐसी कुव्वत जो दायरे के मरकज़ के जानिब अमल करे उसे मरकज़ी कुव्वत कहते हैं। इसे एफ ऑफ सी पी से जाहिर किया जाता है। ये फोर्स एक हकीकी फोर्स कुव्वत होती है, ये कुव्वत एक हकीकी कुव्वत होती है जो सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी होती है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद होती है, उसका मैंने आपको मीनिंग बताया, इसका फार्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है और यह एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है।
ये इसका स्केलर फॉर्म है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। इसी के साथ साथ में मैंने आपको तीनों कंडीशन भी बता दिए कि जब ज़मीन के अतराफ चांद गर्दिश करता है तो वहाँ पर जो मरकज़ जो क़ुव्वत फराम होती है वो एफ ऑफ जी की यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से फराम होती है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ में रिवॉल्व करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू एफ ऑफ सी पी होता है। और जब गाड़ी दायरवी रास्ते से गुजरती है, सर्कुलर ट्रैक से गुजरती है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसी के साथ साथ में ये एक फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? तो डेफिनेटली आप सभी को पता है यूनिट जो होता है फोर्स का वो न्यूटन होता है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। अगर आपने किसी न्यूमेरिकल के अंदर एफ ऑफ सी पी निकाला तो आपको उसका यूनिट क्या, इकाई क्या लिखना पड़ेगा? तो आंसर है न्यूटन लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये हो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे कहा जाता है मरकस गुरेस कुव्वत। ठीक है, मरकस गुरेस कुव्वत। मरकस गुरेस कुव्वत किसे कहा जाएगा? सुनिए फिर से, सबसे पहला पॉइंट हम इसको देखेंगे डेफिनेशन। तो इसमें एक वर्ड आया सेंट्री। इज इट क्लियर? मैंने अभी आपको बताया सेंट्री का मतलब होता है सेंटर यानी कि मरकस, और यहाँ पर फ्यूगल है, वहाँ पर टूवर्ड्स था, वहाँ पर पिटल था तो टूवर्ड्स था, यहाँ पर फ्यूगल है। फ्यूगल का मतलब होता है अवे, अवे मतलब मुखालिफ जानिब, ठीक है, दूर। और फोर्स तो आपको पता है। तो मरकस गुरेस कुव्वत की डेफिनेशन क्या होगी? तो सबसे पहला पॉइंट है इसकी डेफिनेशन। देखिए, सेंट्री मतलब सेंटर, फ्यूगल मतलब अवे। तो ऐसी कुव्वत जो दायरे के मरकज़ के मुखालिफ अमल करे उस कुव्वत को सेंट्रीफ्यूगल मरकज़ गुरेस कुव्वत कहते हैं। इस कुव्वत की जो सिमत होती है, डायरेक्शन होती है, वो मरकज़ के मुखालिफ होती है, इसीलिए इसे मरकज़ गुरेस कुव्वत कहा जाता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन हो गई। द फोर्स विच एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसी कुव्वत जो दायरे के मरकज़ के मुखालिफ अमल करे उस कुव्वत को मरकज़ गुरेस कुव्वत कहते हैं। इसे एफ ऑफ सी एफ से जाहिर किया जाता है, एफ ऑफ सी एफ। एफ मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये एक सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया जिसे कहा जाता है मजाजी कुव्वत। ये एक ऐसी कुव्वत होती है जिसका एग्जिस्टेंस, फिजिकल ओरिजिन हमको नहीं मालूम होता है, इसीलिए इस फोर्स को सूडो फोर्स कहा जाता है। इसका फिजिकल ओरिजिन हमको पता नहीं होता है। ठीक है, थर्ड वाला के पॉइंट, दिस फोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए गैर ज़रूरी कुव्वत होती है। अगर ये नहीं भी रहा तो हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, चौथा वाला पॉइंट ये है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कुव्वत जो होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होता है, यानी कि एक्सेलरेशन मौजूद है। अगर एक्सेलरेशन है तो स्पीड भी कांस्टेंट बोलिए, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब। और याद रखिए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के जो लॉ है वो वैलिड नहीं होते, वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा मैं आपको और बता दूंगा। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है इसका फार्मूला। ठीक है, देखिए ये 5वां पॉइंट है इसका फार्मूला, मैं यहीं पर करेक्शन कर लेता हूँ। ये एफ ऑफ सी एफ, इसका फार्मूला सेम रहेगा, mv²/r। डेरिवेशन सारी चीज़ें आपके सामने है। या फिर इसका दूसरा फार्मूला ये भी होगा एफ ऑफ सी एफ और एफ ऑफ सी एफ, सारी चीज़ें आपके सामने अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये इसका फार्मूला है। लेकिन एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि इसका जो वेक्टर फॉर्म है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये देखिए ये स्केलर फॉर्म है। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेता हूँ, 6वां पॉइंट, 5वां पॉइंट वहाँ पर मौजूद है। 6वां पॉइंट हम इसका लिखते हैं वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। देखिए वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तो स्केलर फॉर्म हुआ, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का स्केलर फॉर्म एक जैसा होगा, लेकिन इसका जो वेक्टर फॉर्म है उसमें चेंज होगा। देखिए क्या होगा, एफ ऑफ सी एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर हम वेक्टर लिखना चाहे तो देखिए एफ ऑफ सी एफ, ऐसी कुव्वत जिसका डायरेक्शन, जिसकी सिमत मरकज़ के मुखालिफ होती है उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो एफ ऑफ सी एफ की डायरेक्शन किधर होती है? मरकज़ के मुखालिफ।
इसी के साथ साथ में रेडियस की डायरेक्शन किधर होती है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, अगर मैं यहाँ पर वेक्टर लगाऊँ तो रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है निष्कुत्रित सिमती मिकदार की, वो मरकज़ के मुखालिफ होती है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल भी मरकज़ के मुखालिफ है और रेडियस वेक्टर भी मरकज़ के मुखालिफ है। इज इट क्लियर? यानी कि दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है। और अगर आप सेंट्रीपिटल वाले केस में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस आया था, क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल की जो डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर और रेडियस की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन इस केस में सेंट्रीफ्यूगल जो है अवे फ्रॉम सेंटर और रेडियस वेक्टर इज आल्सो अवे फ्रॉम सेंटर, इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं आएगा। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसका जो वेक्टर फॉर्म है इसमें माइनस नहीं आता है। तो ये फोर्स है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अब इसकी मिसाल क्या है? तो ऐसी कुव्वतें जो दायरे के मरकज़ के मुखालिफ अमल करती है उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। जैसे आपने देखा है, हम घर में वॉशिंग मशीन में जब कपड़े सुखाते हैं तो सुखाने के वक्त में जब हम उसे ड्रायर में डालते हैं तो उसमें उसके अंदर का जो पानी होता है वो बाहर की जानिब आता है, मरकज़ के मुखालिफ निकलता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आपने देखा है कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, गाड़ी अचानक अगर शुरू होती है तो आप मुखालिफ जानिब में आपको धक्का महसूस होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। इसी के साथ साथ में अगर हम कॉइन को एक चलती हुई ट्रेन के अंदर उछाले तो होना ये चाहिए था, ट्रेन आगे जा रही, कॉइन ने पीछे जाना था, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल की वजह से वो कॉइन खुद ब खुद आगे आता है और जहाँ से हमने उसको उछाला है वहीं पर गिरता है। उसका फिजिकल ओरिजिन हमको नहीं पता होता है, इसीलिए इस कुव्वत को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एग्जाम में आया तो आपको डिफरेंस लिखते आना चाहिए। 2 मार्क्स के लिए इंशाल्लाह डेफिनेशन या इसका डिफरेंस आ सकता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के दरमियान में फ़र्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना है, इसका स्नैपशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हो, ठीक है। तो ये वो आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यकसा दायरवी हरकत और उसकी खुसूसियात, ठीक है। आइए हम देखते हैं आज का टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की टाइप्स, ठीक है। सर्कुलर मोशन की 2 टाइप्स आपको अभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहली जो टाइप है बेटा उसका नाम होता है यूसीएम। क्या होता है? यूसीएम। यूसीएम इज स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? एंड सेकंड वाली जो इसकी टाइप है वो है बेटा नॉन यूसीएम। नॉन यूसीएम का मतलब क्या होता है? नॉन यूसीएम का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पहला यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूसीएम यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूसीएम को उर्दू में कहा जाता है यकसा दायरवी हरकत और इसे कहा जाता है गैर यकसा दायरवी हरकत, ठीक है। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि यूसीएम किसे कहते हैं, ठीक है। यूसीएम का क्या होता है लॉन्ग फॉर्म? इसका लॉन्ग फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूसीएम इज स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूसीएम सर्कुलर मोशन किसे कहा जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहा जाता है? तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। लेट अस कंसिडर आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ पर पॉइंट ए है, ओके। अगर क्या हुआ, हमने एक टाइम हमने लिया फॉर एग्जांपल 5 सेकंड। कितने सेकंड? 5 सेकंड। हमने 5 सेकंड बाद देखा तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए इस पॉइंट पर आ गया, पॉइंट बी पर। तो बताइए यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। अब वही अगर पार्टिकल दोबारा 5 सेकंड के अंदर अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए नुक्ता सी पर आ जाए तो फिर से इसने कितने का एंगल बनाया? 90 का, ठीक है। फिर यही पार्टिकल नुक्ता सी से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए नुक्ता डी पर आ जाए और कितने का एंगल बनाए? 90 का। यानी हमको यहाँ पर क्या बात समझ में आती है? यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि हर बार जो हमारा थीटा है वो इक्वल टाइम में इक्वल थीटा बन रहा है, ठीक है। देखिए पहले भी 5 सेकंड के अंदर 90 का है, फिर 5 सेकंड के अंदर 90 का है, फिर 5 सेकंड के अंदर 90 का है, फिर से डी से जब ए पर जाएंगे तो 5 सेकंड के अंदर अगर 90 का थीटा बनाता है, यहाँ पर भी 5 सेकंड, ठीक है। तो हमको इससे क्या बात समझ में आती है? हर बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल है, यानी कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड वो क्या होती है? तो आंसर है लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है। तो ऐसी मोशन जिसके अंदर लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो, ऐसी मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर
जो आपका एंगल है, जैसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर बार इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस किस्म की मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है तो इसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, एक एक करके प्रॉपर्टीज ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझाई थी वो होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा पीरियोडिक होता है। क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होती है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? ये इक्वल टाइम में अपने आप को रिपीट करती है। इक्वल टाइम में कैसे रिपीट करती है? जैसे हमारी अर्थ जो है पीरियोडिक मोशन करती है, पूरा एक चक्कर कितने दिन में मुकम्मल करती है? तो आंसर है 365 डेज के अंदर। तो ये वो यूसीएम मोशन होती है। ठीक है, तो ये भी पीरियोडिक मोशन होती है। ठीक है, यूसीएम जो होता है ये पीरियोडिक मोशन होता है, ये अपने आप को इक्वल टाइम में रिपीट करती है। ठीक है, सेकंड बात यह है कि पीरियोडिक मोशन के साथ साथ में इसके अंदर जो स्पीड होती है बेटे, स्पीड वो क्या होती है? तो आंसर है स्पीड इसके अंदर कांस्टेंट होती है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड कौन कौन सी, लीनियर और एंगुलर, दोनों भी स्पीड इसके अंदर क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तीसरा इसके अंदर क्या डिफरेंस है? तीसरा डिफरेंस इसके अंदर ये है बेटा कि इसके अंदर स्पीड, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर स्पीड, उसी के साथ साथ में एंगुलर मोमेंटम, स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, द इनवर्स ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम, हाँ, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होती है? यूसीएम के अंदर कांस्टेंट होती है। इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अभी चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन अंजाम देता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल की मदद से। ये पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन अंजाम दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर तीन पढ़ लेते हैं हम, ए, बी और सी। ठीक है, तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन अंजाम देते हुए जाता है तो हर बार क्या होता है कि डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से, देखिए यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गई, ये ऐसा बी स्ट्रेट जाना चाहता था लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर ये सी से स्ट्रेट जाना चाहता था लेकिन फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई। तो हर बार लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, हर बार लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। बात को समझिए, हर नुक्ते पर लीनियर वेलोसिटी यानी कि v की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा होता है और उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है बेटा रेडियल एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है? रेडियल एक्सेलरेशन। और एक और बात बता दूं, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन पैदा होता है, इसकी जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो मरकज के जानिब होती है, सेंटर के जानिब, या इसे रेडियल एक्सेलरेशन के साथ साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की जानिब होती है, मरकज की जानिब होती है, इसीलिए इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और आपने 11वीं क्लास के अंदर इसकी एक इक्वेशन कैलकुलेट की थी, जिसका जो इक्वेशन थी ए ऑफ आर इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ पर माइनस निशान किस बात को जाहिर करता था कि रेडियल एक्सेलरेशन और आर यानी कि रेडियस एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है। ठीक है, यह है इसकी चौथी वाली प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है? ये पीरियोडिक मोशन है। दूसरी क्या है? इसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है। तीसरी क्या है? स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, ये जो होती है कांस्टेंट होती है। और v के चेंज होने की वजह से क्या होता है? इसके अंदर रेडियल एक्सेलरेशन जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ पांचवी वाली प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, ये हमारा v की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी। हमने क्या किया? इसके ऊपर एक ऐसा टेंजेंट खींचा, ये एक टेंजेंट खींचा, तो एक टेंजेंट हमको क्या शो करता है? ये थीटा यहाँ पर एंगल बना, तो ये टेंजेंट हमको शो करता है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। क्या क्या जाहिर करता है कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन सीधी नहीं है बल्कि किधर जाएंगी? इस तरह से होंगी। तो हमारा टेंजेंट क्या शो करता है? टेंजेंट हमको शो करता है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। क्या जाहिर करता है हमको? डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी, चौथी और पांचवी। एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी मैं आपको इसकी बता देता हूँ। छठे वाली प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है? छठी वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके अंदर वेलोसिटी यानी कि लीनियर वेलोसिटी कॉमा फोर्स, ठीक है, उसके बाद में एक्सेलरेशन
वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये जो तमाम चीज़ें हैं, वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और लीनियर मोमेंटम ये हर बार क्या होते हैं, तो आंसर है ये हर बार चेंज होते हैं, ठीक है। यूसीएम की बात कर रहे हैं हम। यूसीएम में वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर चेंज होते हैं। आपको सभी को पता है, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी v की हमेशा चेंज होती है, फोर्स भी चेंज होता है, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा होगा, हर बार लीनियर मोमेंटम भी चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें थी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने आपको तमाम प्रॉपर्टीज बता दी। आई होप आपको तमाम प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशंस। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की 4 एप्लीकेशन हमको इसमें देखनी है। सबसे पहला एप्लीकेशन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, सुनिए। सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। अगर एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से किसी व्हीकल, किसी गाड़ी को, किसी कार को गुजारा जाए तो उसकी आज़म रफ्तार के लिए आपको ज़ाब्ता अखज़ करना है। देखिए एग्जाम में सवाल इस तरह से आता है कि गैर पुष्टबंद सड़क से गाड़ी को बाहिफाजत गुजरने के लिए आज़म रफ्तार के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए, ये आज़म चाल के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए, इस तरह से सवाल आता है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और गैर पुष्टबंद है। वहाँ से अगर हम एक व्हीकल को गुजारे तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हमको निकालना है कि कितनी वेलोसिटी तक हम गाड़ी को वहाँ से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको निकालते हैं। इसमें ख्याल ये रखना है कि ये गैर पुष्टबंद सड़क है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम आपको बना के बता। ट्रैक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से स्मॉल आल फासले पर यहाँ पर एक व्हीकल है जो ऐसे टर्न ले रही है, और ये कैसे है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है ना। अगर किसी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से किसी व्हीकल को गुजारा जाए, किसी गाड़ी को गुजारा जाए तो उसकी हिफाजती रफ्तार के लिए हमको ज़ाब्ता अखज़ करना है। तो देखिए बेटा, इसका रेडियस स्मॉल आर ले लीजिए। जब गाड़ी दायरवी रास्ते से सफ़र करती है ना, तो इस पर कितनी कुव्वतें अमल करेंगी, हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो याद रखिए सबसे पहली जो कुव्वत होंगी वो होगा इसका वजन mg, और जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट W इक्वल टू क्या होगा mg, ठीक है। सबसे पहला जो कुव्वत होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की जानिब होगी mg, और वो किसके बराबर होगा W के। ये सबसे पहली कुव्वत है जब गाड़ी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से गुजरती है। दूसरा कौन सा फोर्स है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, दायरवी हरकत अंजाम दे रही है। विच फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज झुकाव, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर एक कुव्वत होगी जिसका नाम है एफ ऑफ सी पी, जो सेंटर के जानिब होगा। इज इट क्लियर। तो 2 कुव्वतें हमको समझ में आ गई, एफ ऑफ सी पी और एम जी। इसी के साथ साथ याद रखिए कि जब 2 सरफेस आपस में मिलती है तो ये जो सरफेस होती है वो आपको एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है, और उसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होती है और सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर भी 2 सरफेस मिल रही है। 2 सरफेस कौन कौन सी, एक तो सड़क की सतह है और दूसरा गाड़ी के टायर है। 2 सरफेस आपस में मिल रही है तो वहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो होगा वर्टिकली अपवर्ड और सरफेस पर परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर। तो तीसरा फोर्स कौन सा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। पहला mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, और एफ ऑफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कुव्वत है तीसरे, जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, रगड़ की कुव्वत। अब रगड़ की कुव्वत यहाँ पर कहाँ पैदा होती है, तो समझिए पहले। जब गाड़ी सर्कुलर ट्रैक से चलेगी तो गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान में एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, रगड़ की कुव्वत मौजूद होती है, उसकी डायरेक्शन हमको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स के ताल्लुक से बता देता हूँ ये किस तरह से होता है। देखिए ये हमारा इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। हमने क्या किया, इसके ऊपर अपना फोर्स अप्लाई किया है ना। जैसी फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होगा, तो इसका रिलेटिव मोशन किधर होगा, रिलेटिव मोशन इधर की जानिब होगा, रिलेटिव मोशन है ना। फोर्स हमने ये साइड से अप्लाई की, रिलेटिव मोशन उसके अपोजिट में हुआ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है,
तो याद रखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। देखिए हमने फोर्स इधर से अप्लाई किया, रिलेटिव मोशन वो शिफ्ट में हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो इसके मुखालिफ में होता है एफ ऑफ आर। ठीक है, एफ ऑफ आर फ्रिक्शनल फोर्स, जो क्या होता है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो याद रखिए हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, या फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन के अपोज में होगा, इतनी बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स सबसे पहले आपको पता है कि गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान में अमल कर रहा है, उसकी डायरेक्शन हमको निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद नहीं है, तो गाड़ी किधर की जानिब स्किड करेंगी, तो आंसर है बाहर की जानिब, क्योंकि ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स अगर निकाल दिया जाए तो गाड़ी बाहर की जानिब स्किड करेंगी। तो बताइए अगर गाड़ी का मोशन अगर बाहर की जानिब होगा रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, वेरी गुड, उसकी डायरेक्शन मरकज के जानिब होंगी। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन बाहर की जानिब हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, अंदर की जानिब। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एफ ऑफ आर, जिसे कहा जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और वो दो किस्मों का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स आपको यूज़ करना है। हाँ, अब इसके लिए एक फार्मूला भी याद रख लीजिए, एफ ऑफ आर इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो आंसर ये बराबर होता है म्यू इंटू एन, जहाँ पर म्यू जो है यहाँ पर एस लगा दीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहा जाता है, रगड़ का ज़रीब। इसका मीनिंग समझ लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यह है कि जब दो सरफेस आपस में मिलती है तो उनके दरमियान में कितना फ्रिक्शन है, उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और नॉर्मल फोर्स जो है वो एक नॉर्मल एन जो है वो एक नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, तो ये आपके पास में फार्मूला आ गया, याद रखिए एफ ऑफ आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ओके, अब देखिए सारे फोर्स हमको यहाँ समझ में आ गया, नॉर्मल फोर्स भी समझ में आ गया, एम जी जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, एफ ऑफ सी पी फ्रिक्शन जो है मरकज के जानिब है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ साथ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ ऑफ सी पी। हमने यहाँ पर इसको इक्वल टू एफ ऑफ सी पी क्यों लिखा, मसौद नंबर 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो एफ ऑफ सी पी है वो सेपरेट एरो पर है। ओके ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, मसौद नंबर 2 को मसौद नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। मसौद नंबर 2 हमारे पास में क्या है, एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ ऑफ सी पी किसके बराबर होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर क्या है एम जी। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया, एफ आर अपॉन एन किसके बराबर होता है, देखिए अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को नीचे ला लूँ तो ये हो जाएगा आपका एफ आर अपॉन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस। ओके, यानी कि मैं इसके ऊपर म्यू एस लिख सकता हूँ, यस। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा म्यू एस इक्वल टू, यहाँ पर आर नीचे आ जाएगा, ये जो है आपका वी स्क्वायर अपॉन आर जी, है ना। हमको क्या निकालना था, हमको वी निकालना था, है ना, वी मैक्स। तो इस आर जी को इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी। इज इट क्लियर। अगर यहाँ से वी निकालना है तो वी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिए मैक्स। ये है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसकी मदद से हम एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से गाड़ी को टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। देखिए किन किन चीज़ों पर मुनसिर है, सबसे पहले तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर मुनसिर है, रेडियस पर मुनसिर है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक के, और जी पर मुनसिर है। ओके, ये वाली रफ्तार की मदद से हम गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। अब ये रफ्तार तो मैक्सिमम तो इतनी हो चाहिए, अगर हम इससे ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी को टर्न करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा। एक बात उसके पहले से याद रख लीजिए कि जो Vmax है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो Vmax जो है वो मास ऑफ व्हीकल पर मुनसिर नहीं है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी m नहीं दिखाई दे रहा है इस फार्मूले में। इसका मतलब ये है चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, दोनों गाड़ियों के लिए, हर गाड़ी के लिए जो फार्मूला होगा Vmax का वो यही होगा। इज इट क्लियर, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं इस रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी को टर्न करना चाहूँ, जैसे वहाँ पर सर्कुलर ट्रैक पर लिखा है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मुझे गाड़ी को टर्न करना है, लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि मैं उससे ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी को टर्न करूँ तो मेरे पास में क्या कंडीशन है। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं म्यू को बढ़ा सकता हूँ, मैं रोड को खोज सकता हूँ, नहीं खोज सकता, ये मेरे बस में नहीं है, है ना। मैं फ्रिक्शन वहाँ पर नहीं बढ़ा सकता। क्या मैं सर्कुलर ट्रैक के रेडियस को भी बढ़ा सकता हूँ, अगर मैं सर्कुलर ट्रैक के रेडियस को बढ़ाऊंगा तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा और जी मेरे बस में नहीं है। यानी कि अगर मैं इससे ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी को टर्न करना चाहूँ तो ये तीनों कंडीशंस को हम फुलफिल नहीं कर सकते। हमको फिर क्या करना पड़ेगा, तो एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड, जिसकी मदद से एक वेलोसिटी निकाली जाती है जो मोस्ट सेफेस्ट वेलोसिटी मानी जाती है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है। तो ये था हमारा एक व्हीकल अलोंग है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अगर किसी गैर पुष्पबंद सड़क से गाड़ी को बाहिफाजत गुजरना है तो उसके लिए आपका फार्मूला क्या है, Vmax इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। इस साल के सिलेबस में नहीं नया आया है, पहले नहीं था ये,
वॉल और वेल ऑफ डेथ। आप सभी ने इसे देखा है, जिसे कहा जाता है मौत का कुआं, ठीक है। तो वहां पर आपको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले समझिए। इस सवाल में हमें एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी निकालना है जिसके सबब जो मौत की कुएं में जो हमारा मोटरसाइकिलिस्ट है या जो कार चलाने वाला है वो उस रफ्तार से गाड़ी को टर्न करे, है ना। तो हमको यहाँ पर वी मिनिमम निकालना है, एक ऐसी कम से कम वेलोसिटी निकालनी है जिसके सबब वो गाड़ी उस मौत के कुएं की दीवारों पर आसानी से घूम सके, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक मौत का कुआं हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ये आपका मौत का कुआं, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर हम जो हमारी गाड़ी है उसको व्हीकल है उसको हम पॉइंट मास से रिप्लेस करते हैं जो इस मौत के कुएं में इस तरह से दायरे हरकत अंजाम दे रही है, ठीक है। इस तरह से सर्कल, ये इसका सेंटर है, सेंटर से स्मॉल आर फासले पर आपका यहाँ पर व्हीकल मौजूद है, ये आपका सेंटर, ठीक है। तो इस व्हीकल पर कितने फोर्स अमल करेंगे, सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स होगा वो mg होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ में नेक्स्ट वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, मैंने कहा था वर्टिकली अपवर्ड और सरफेस पर परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा या सेंटर के जानिब होगा। देखिए ये आपकी इस तरह से वॉल है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है आपकी, देखिए समझ लीजिए गाड़ी है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की जानिब होगा कि सेंटर की जानिब होगा। तो याद रखिए इस कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सेंटर के जानिब होता है, ठीक है। अब अगर ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी की वजह से अगर mg नीचे आ जाए तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। देखिए ये mg अगर वेट है, ग्रेविटी की वजह से अगर ये रिलेटिव मोशन इसकी डाउनवर्ड हो, नीचे के जानिब हो, तो ऐसी कौन सी कुआं था जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो आंसर है फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होंगे mg के मुखालिफ होंगी। यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो mg को बैलेंस करता है ना, mg को बैलेंस करके रखता है। यही वजह है कि जो गाड़ी, जब मोटरसाइकिलिस्ट इस दीवार पर अपनी गाड़ी को घुमाता है तो वो नहीं गिरता है नीचे, क्यों, क्योंकि एफआर उसको यानी कि फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। और उसी के साथ साथ में आपको पता है यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, ये दायरे हरकत अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पर एक फोर्स होगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। अगर आप इसको यहाँ से देखिए, है ना, लेकिन अगर आप इसको इस गाड़ी वाले के साथ बैठ कर देखें तो आपको एक कुव्वत और फील होगी जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल, जो मरकज के मुखालिफ होगा, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल डायरेक्शन के अपोजिट, अगर आप यहाँ पर बैठकर इसे देख रहे हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल मरकज के मुखालिफ दिखेगा। अगर आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो सेंट्रीपिटल आपको मरकज के जानिब दिखे, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल नॉर्मल को बैलेंस कर रहा और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है ना। चलिए अब हम रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सब हमको वी मिनिमम यहाँ पर निकालना है, याद रखिए वी मिनिमम हमको कैलकुलेट करना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल डायरेक्शन एफ ऑफ सी एफ को बैलेंस कर रहा है, तो हम ये लिखेंगे नॉर्मल डायरेक्शन इक्वल टू एफ ऑफ सी एफ का फार्मूला हमारे पास में mv²/r मसौत नंबर 1। इसी के साथ साथ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ ऑफ आर इक्वल टू किसके है, mg के, मसौत नंबर 2, ओके। अच्छा, इस कंडीशन में आपको ये वाले क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो mg है वो ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एल। मैं बताता हूँ आपको क्या है। जो mg है, जो इसका वेट है, वो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग फोर्स से के मसावी होना चाहिए या उसके कम से कम उसके इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg से कम हो जाए, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg से कम हो जाए तो गाड़ी तो नीचे गिर जाएगी। हम ये चाहते हैं कि गाड़ी ना गिरे, तो नीचे गाड़ी ना गिरे, mg का वेट ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, mg इज लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एल, है ना। यानी कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है उसके मसावी होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। अगर ये फोर्स ऑफ एल या एफ ऑफ एल से अगर ज़्यादा हो गई, अगर ये एफ ऑफ एल से ज़्यादा हो गई तो गाड़ी नीचे गिर जाएंगे। तो क्या कंडीशन है, अगर गाड़ी को आपको बैलेंस करके रखना है तो mg इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एल। अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका mg इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एल। किसके बराबर होता है, आप सभी को पता है, आपने बताया अभी, म्यू इंटू एन, ठीक है। म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन। यानी क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो mg के मसावी होना चाहिए या उसके बड़ा होना चाहिए। अगर म्यू एस एन mg से कम हो गया तो याद रखिए गाड़ी नीचे गिर जाएंगी, और हम ये चाहते हैं कि हम हमारी गाड़ी को आसानी से वहाँ से गुजार सके। तो दोनों कंडीशंस आपको याद लिखेंगे, mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस। n किसके बराबर है, तो n हमारे पास में
एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम एम कैंसल, क्या बचा यहाँ पर, जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन आर, आर नीचे नसब नुमा में इधर ले जाइए, म्यू आर जी आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। म्यू एस को नीचे ला लीजिए, जी आर इज जी आर अपॉन म्यू एस लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर। अब जरा यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर जो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू, इसका मतलब ये वेलोसिटी कौन सी है, ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो v की जो वैल्यू है वो इसके मसावी होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये वेलोसिटी मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ये क्या बोल रहा है कि ये वाली जो v की जो वैल्यू है एक तो इसके मसावी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये वेलोसिटी क्या है, कम है। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया, तो आंसर है इसका मतलब हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया v मिनिमम, ठीक है, v मिनिमम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर अपॉन म्यू एस, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया। देखो अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको जैसी कि वैसी इक्वेशन लिख लेता हूँ, यहाँ पर जी आर अपॉन म्यू एस इज लेस देन एंड इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी का स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा मिनिमम, क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ये इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए वैल्यू क्या है वी मिनिमम। अगर मैं यहाँ से वी मिनिमम निकालना चाहूँ तो मैं क्या निकालूंगा, वी मिनिमम इधर सारा अंडर रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा जी आर अपॉन म्यू एस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बेस्ड है, जब मैं न्यूमेरिकल की सीरीज आपको करवाऊंगा उस वक्त बताऊंगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, अगर आप गौर करें तो हमको यहाँ पर फिर से मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है चाहे व्हीकल छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी के लिए कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। इतनी वेलोसिटी से अगर कम होगा तो गाड़ी नीचे गिर जाएंगी और इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो सकती है। इसीलिए आपने देखा है कि जो वहाँ पर वेलोसिटी रहती है वो कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, लेकिन कम से कम अगर हमको उस मौत के कुएं के अंदर गाड़ी को बराबर बाहिफाजत वहाँ से गुजारना है तो हमको कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए। ये थी इसकी सेकंड कंडीशन।